Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. In this article, we're going to talk about rupee depreciation. Rupee depreciation के बारे में आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं. बट अगर हम यहाँ पे करंट सिनेरियो की बात करें, इंडियन रुपी की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि लगातार इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वहाँ पे लगातार कंसिस्टेंटली डिटेरिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर. यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स के कंपैरिजन में इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट में लगातार डिटेरिएट कर रहा है. ना ये फॉल अब उस साइकोलॉजिकली जो सिग्निफिकेंट एक्सचेंज रेट हम मानकर चलते हैं कि ओके इतने से तो और क्या नीचे जाएगा, उसे भी अब ये ब्रीच कर चुका है. अब ये जो फर्दर रुपी में फॉल आया है, देखो ये फॉल का जो ट्रेंड चल रहा है इट इज़ गोइंग ऑन सिंस द यूक्रेन वॉर बिगेन. क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, स्टार्टेड गोइंग अप, जिसके चलते इंपोर्ट्स हमारे कॉस्टलियर हो गए एंड दैट लेड टू डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी इन विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन. जब हम टर्म यूज़ करते हैं डेप्रिशिएशन, सो व्हाट डू वी मीन बाय इट. तो किसी भी करेंसी की डेप्रिशिएशन तब होती है जब उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई फॉल आता है. व्हेन देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है लाइक फॉर एग्जांपल हम मानकर चलते हैं कि एक यूएस डॉलर 70 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है. यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एक यूएस डॉलर 70 रुपये के इक्विवेलेंट है और अब वो 77 रुपीज़ के बराबर हो गया है. तो मतलब हमें इसका मतलब ये हुआ कि जो रुपी की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिप्रिशिएट हो गई. पहले एक डॉलर के बदले 70 रुपीज़ थे, मतलब 70 रुपीज़ देकर आप एक डॉलर ले सकते थे और अब 77 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1 यूएस डॉलर. तो मतलब रुपी की जो वैल्यू है वो गिर गई है इन रिलेटिव टू डॉलर. तो मतलब अब आपको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे टू परचेज अ डॉलर. तो इसका मतलब होता है डेप्रिशिएट होना. जब एक करेंसी की वैल्यू में फॉल आता है दैट इवेंट इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएशन ऑफ अ करेंसी. एंड हियर वी गोना टॉक अबाउट रुपी डेप्रिशिएशन. अब रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है. अब जब हम डेप्रिशिएशन के इम्पैक्ट्स को स्टडी करने जाते हैं तो स्पेशली फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इज सेड दैट द डेप्रिशिएशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड. डबल एज स्वॉर्ड है. इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं. सबसे पहले पॉजिटिव क्या है. अगर हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू फॉल करती है, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट करता है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा. वेल, अगर हमारा रुपी वीक हो गया है तो इससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, वो सस्ते हो जाएंगे. इंटरनेशनल मार्केट में जब इंडियन एक्सपोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि रुपी की वैल्यू गिर चुकी है, तो इंडियन एक्सपोर्ट वुड बी चीपर, जिसकी वजह से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट्स को खरीदा जाएगा बिकॉज वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है रुपी की और एक्सपोर्ट्स चीपर है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर रुपी वीकर है तो इट विल गिव बूस्ट टू द एक्सपोर्ट. लेकिन right now we're in that kind of environment where you have uncertainty or especially after COVID-19 and the current going situations there is a weak global demand. तो हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि अगर रुपी की एक्सटर्नल वैल्यू फॉल करती है तो इसका मतलब हाई एक्सपोर्ट्स, बहुत हायर एक्सपोर्ट्स होंगे. ऐसा नहीं है. इट गिव्स सम बूस्ट टू द एक्सपोर्ट. सिर्फ यही इसका फ़ायदा है. अब फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसान हैं क्योंकि इससे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कंट्री में आती है. अब जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आप बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, वो सब कॉस्टली हो जाता है.
सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। एंड सेंट्रल बैंक के लिए, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट को इस तरह मेंटेन करना, लो लेवल पे रखना, ये उतना फिजिबल नहीं हो पाता। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इस इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन की पिक्चर ये देख लीजिए कि हमारा डोमेस्टिक जितनी ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका 2/3 हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिप्रिशिएट होती है, हमें ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे, हमारा इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। डोमेस्टिक ऑयल भी हम इतना इंपोर्ट करते हैं, इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो टॉप इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल एज वेल। तो जैसे जैसे फर्दर हमारे पास करेंसी वीक होती जाएगी, ये जो इंपोर्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे और सेंट्रल बैंक के ऊपर जो प्रेशर है इनको एक इंटरेस्ट रेट मैनेज करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो बढ़ता जाएगा। इंडिया में, किसी भी कंट्री में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आती रहेगी। सो ये इम्पैक्ट होता है डेप्रीशिएशन का। अब आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि रुपये की वैल्यू डिटरमाइन कैसे की जाती है। तो हम यहाँ पे एक जनरल गो थ्रू करेंगे। दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली इकोनॉमी क्लास, बट वील हैव अ जनरल आइडिया दैट हाउ रुपीज़ वैल्यू इज़ डिटरमाइंड। अब किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, उसे डिटरमाइन किया जाता है बाय द डिमांड ऑफ द करेंसी एज वेल एज सप्लाई। अब देखो इकोनॉमी है, डिमांड और सप्लाई तो यहाँ पे चलेगा। किसी करेंसी की अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अगर किसी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। अब इकोनॉमी की टर्म्स में अगर हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर करेंसी की सप्लाई कौन डिटरमाइन करता है? बैंक्स डिटरमाइन करते हैं, सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक ये देखते हैं कि भाई करेंसी की सप्लाई कितनी हो इकोनॉमी में, टू मच मनी तो नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। अब करेंसी की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? करेंसी की डिमांड डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उतना ही उनको खरीदने के लिए करेंसी चाहिए, डिमांड आएगी। तो ये है डिमांड और सप्लाई जो कि करेंसी को इफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अब फॉरेक्स मार्केट में रुपये की जो सप्लाई है, हम कितना रुपये की जो सप्लाई वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दैट व्हाट इज़ आवर डिमांड फॉर इंपोर्ट, हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास कितने फॉरेन एसेट्स हैं, हम कितने फॉरेन एसेट्स को ले रहे हैं। तो मतलब अगर हम ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वी हैव इंक्रीज सप्लाई ऑफ रुपी इन द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तभी हम इतना ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं। हाई डिमांड फॉर इंपोर्ट मतलब उतने ही रुपये उसको लेने के लिए दे रहे हैं। तो अगर रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेक्स मार्केट में तो रुपये की वैल्यू ड्रॉप कर जाएगी। याद रखें, अगर रुपये किसी भी करेंसी की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू घटती है। तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब अब इंपोर्ट करने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। अब पैसे किस में देंगे? हमारी कौन सी करेंसी है? रुपये। तो इतने रुपये होंगे तभी तो ऑयल इंपोर्ट करेंगे। तो अगर सप्लाई रुपये की बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। ये तो हो गई सप्लाई साइड। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट में होती है डिमांड साइड। अब अगर हम रुपये की डिमांड देखें, वो किस पे डिपेंड करेगी कि फॉरेन में रुपये की कितनी डिमांड है। इंडियन एक्सपोर्ट्स अगर कोई खरीदेगा तो वो रुपये के फॉर्म में आ रहा है तो कितनी डिमांड है, हमारे डोमेस्टिक एसेट्स के लिए कितनी डिमांड है। तो अगर डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर तो भाई देखो डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी। So there is this great enthusiasm among the foreign investors to invest in India. तो उनको होता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो जब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में जब इन्वेस्ट करते हैं तो दे इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डॉलर्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू घटेगी, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। किसी भी करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ गई कि भाई ले जाओ पैसे इतने हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है।
उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो इससे रुपये की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती है फॉरेक्स मार्केट में। सो नाउ द करंट सिचुएशन इज दिस दैट रुपी इज लूजिंग इट्स वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको लेकर कुछ ट्रेंड देख लेते हैं। तो इस साल मार्च में अगर हम देखें तो एक बड़ी चीज़ आती है जिसने ग्लोबल इकॉनमी को इफेक्ट किया और इंडिया को भी इफेक्ट किया है। दैट वाज द डिसीजन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज़ के अंदर, इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पैसे लगाए हुए थे, उन्होंने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट खींची, अपना कैपिटल वापस लिया और यूएस के बैंक में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। क्योंकि यूएस बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो इन्वेस्टर को तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया जैसी कंट्री से पैसा निकाला और वापस यूएस के बैंक में डाल दिया ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। अब इससे क्या हुआ, अभी हम क्या पढ़कर आए थे, अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में डॉलर ज़्यादा भेजेगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो इसीलिए डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होगी और रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, अब जो आपकी मार्केट करेंसी है वहाँ से जो डॉलर है वो जा रहा है, डॉलर कम हो गया, डॉलर की डिमांड, सप्लाई कम हो गई, इट विल इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो इससे इमर्जिंग मार्केट करेंसी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा और वो डिप्रिशिएट होनी शुरू हो गई फ्रॉम दिस ईयर ओनली। इसका इम्पैक्ट इवन अगर हम डेवलप्ड मार्केट की करेंसीज देखें, यूरो, जेन, वो भी डिप्रिशिएट हुई हैं डॉलर के रिस्पेक्ट में आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप। और डॉलर का जो इंडेक्स है इट इज अप देन मोर देन 9% आफ्टर दिस सिचुएशन। तो कुछ एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आरबीआई ऑल्सो मेड डिसीजन जिनमें उन्होंने भी मई में जो रेट्स हैं उनको रेस किया। दिस वॉज सिंपली कि भाई वो इन्वेस्टर्स, वो कैपिटल जो इंडिया से लगातार बाहर यूएस वापस जा रही है उसको हम रोक सकें, इंडिया में भी हम रेट्स को जो इंक्रीज़ कर देते हैं वो इसीलिए किया गया था ताकि जो रैपिड आउटफ्लो चल रहा था कैपिटल का इंडिया से बाहर उसे हम डिफेंड कर पाते। फिर यहाँ पे हमें हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये करंट अकाउंट क्या है हमारा, जिसमें हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका मेजर कहाँ पे रखा जाता है, करंट अकाउंट में रखा जाता है। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है। इसका मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और इस साल जो गैप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रहा है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 10-year हाई ऑफ 3.3% ऑफ GDP इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये जो डेफिसिट है, ये जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10-year हाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3.3% ऑफ GDP। तो ऐसे में now the foreign investors they are unlikely to plug capital into India क्योंकि यूएस में उनको हाई इन्वेस्टमेंट मिल रही है, उनकी जो यील्ड है वो ज़्यादा है, तो वो इंडिया में पैसे कम लगा रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग। Are you getting this? So, what lies ahead? अब देखो, it's neither wise nor possible for RBI to prevent rupee from falling indefinitely. हम indefinitely तो prevent कर नहीं सकते। Defending the rupee will result in India exhausting its foreign reserves over time ultimately, क्योंकि आप global जो investors हैं they have big financial clout. आप उनको higher interest rates देकर थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं बट नॉट indefinitely. There are some analysts they believe that the better strategy is to let the rupee depreciate, act as a natural shock absorber in terms of trade. तो RBI को फोकस करना चाहिए in terms of containing inflation, जो कि RBI का लीगल मैंडेट है। और आज की एडिटोरियल वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि RBI का लीगल मैंडेट जिसमें उनको इन्फ्लेशन कंटेन करनी है, उसके कुछ पर्सपेक्टिव्स को हम आज की एडिटोरियल वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो RBI शुड फोकस ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना होगा। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंटेन इट्स बोरोइंग,
क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोरो करेंगे तो इसका मतलब यू हैव हाई फिस्कल डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट एंड देन यू विल कंज्यूम डोमेस्टिक सेविंग्स। तो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बाकी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको बाहर से पैसे लेने पड़ेंगे, दे विल बी फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड। सो over the long run, rupee is likely to continue to depreciate against the dollar. जो भी current differences चल रहे हैं in the long run of inflation between India and US. US ने भी ये जो interest rates raise किए थे, that was to tackle the inflation, because US में भी inflation 41 years high पे पहुंच गई थी, 8.6% पे पहुंच गई थी. एंड दिस ऑल्सो इंड्यूस्ड अदर कंट्रीज ऑल्सो, इमर्जिंग मार्केट्स की बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ किए ताकि वो भी जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है उसे डिसरप्ट जो उसे रोक सकें और अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट कर सकें। और एज वी आर सीइंग ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो राइज कर रहे हैं, सो देयर इज अ थ्रेट ऑफ ग्लोबल रिसेशन एज वेल, बिकॉज नाउ द इकोनॉमीज आर रीएडजस्टिंग टू टाइट मनी मॉनिटरी कंडीशंस। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे देखना होगा। जो एक्सचेंज रेट है इट हैज़ फॉलन टू हिस्टोरिक लो ऑफ 80 रुपीज़, लेकिन इंडियन रुपी ने इट हैज़ शोन अ बेटर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द अदर करेंसीज ऑफ द इमर्जिंग वर्ल्ड। जो इन्फ्लेशन डिवाइड है यूएस और इंडिया के बीच में, इसकी वजह से रुपी फर्दर डिप्रिशिएट होगा, बट अगैन we need to focus proactively over the fiscal measures and monetary measures, and by using them we can still stabilize our currency's value, right? So I hope you got the point. अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट, तो आप अपनी इंडियन इकोनॉमी के क्लासेस में इसको पढ़ते हैं, सो यू विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक इन योर क्लासेस। सो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, सो दैट यू कैन नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड कीप एन आई ऑन दिस टॉपिक व्हेन यू विल बी कवरिंग योर इंडियन इकोनॉमीज बेसिक्स. Also the other question, this one is simply it's about कि किस तरीके से रुपी को लेकर आपके पास सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रही है, इंडियन रुपी का जो स्लाइड है उसे कैसे रोका जाए, क्या मेजर्स लिए जाएं. अगेन रिलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी. अभी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, देखो सीधा डिवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट होता है करेंसी का, सीधा क्वेश्चन है. हाँ जी, यू कैन क्लियरली सॉल्व दिस क्वेश्चन. The effect of devaluation of a currency. Number one, it improves the competitiveness of domestic exports in the foreign market. पढ़ा हमने, सस्ते हो जाएंगे. Then it increases the foreign value of domestic currency. No, domestic currency fall होती है. Does it improve the trade balance? No, हमारा डेफिसिट और बढ़ता है क्योंकि imports और महंगे हो जाते हैं, right? तो ये देखो सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, बिकॉज लास्ट ईयर से ही हम डिप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं. अब तो ये और भी ज़्यादा लो हो चुका है, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. तो नियरली 100 people were killed, and they were injured. Some of them were injured in a violent clash between Kyrgyzstan and Tajikistan recently. किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर क्लैशेस जो हुए हैं, ये इसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे. सबसे पहले ये जो दोनों रिपब्लिक्स हैं, दे वर डिमार्केटेड अंडर द जोसेफ स्टालिन लीडरशिप. यूएसएसआर का ये पार्ट थे, बट देन डिसइंटीग्रेशन के बाद ये अलग कंट्रीज़ बनते हैं. किर्गिस्तान में किर्गिज़ पॉपुलेशन है, ताजिकिस्तान में ताजिक पॉपुलेशन है, एंड दे इंजॉय कॉमन राइट्स ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज. हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा था कि जो किर्गिज़ हैं और जो ताजिक थे, दे यूज्ड टू हैव कॉमन राइट्स ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन फिर यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन बनती है, दैट इज़ फरघाना वैली. फरघाना वैली इज़ द साइट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, और फरघाना वैली को लेकर अलग अलग टाइम पे वायलेंट आउटब्रेक्स हुए हैं. देखो इसमें उज़्बेकिस्तान का भी रहा है, लेकिन प्राइमरीली ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में फरघाना वैली को लेकर आउटब्रेक्स रहे हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली ये एक कॉमन सोशियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी थी. यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, रिलीजियस प्लेस था विच वॉज कॉमन फॉर ऑल. तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसने एक लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट कॉज कर दी है ऑफ द नोमैडिक कम्युनिटीज़, and even this can contribute to environment driver of the current conflict as well. तो
अब देखो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कौन सी वैली के लिए, फरघाना वैली के लिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर बताओ, रिलेट करो, ये एरिया न्यूज़ में था, किस कंट्री में है, कहाँ पे है। तो फरघाना वैली किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्लैश है, यू मस्ट नो अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है। अब देखो लास्ट ईयर अफगानिस्तान वॉज इन न्यूज़, है ना, तालिबान आ गए थे, अफगानिस्तान की बहुत न्यूज़ चल रही थी, तो सीधा क्वेश्चन आया 2022 के पेपर में कि बताओ इनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ अफगानिस्तान को टच करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से एक और क्वेश्चन जो हम तैयार करेंगे दैट इज़ मैप बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि किर्गिस्तान को टच करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशिया में लाइक करता है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ होते हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इन 5 में से एक किर्गिस्तान है। सारे ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, दे डू नॉट टच एनी वाटर बॉडी, एनी सी और एन ओशन, दे डोंट हैव ओपन एक्सेस, दे आर लैंडलॉक्ड। किर्गिस्तान की अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें, यू विल ओपन अप द मैप ऑफ एशिया टुडे एंड यू विल योरसेल्फ सी दैट किर्गिस्तान टचेज कज़ाकिस्तान इन द नॉर्थ, उज़्बेकिस्तान in the west, Tajikistan in the south and China in the east. Kazakhstan in the north, Tajikistan in the south, Uzbekistan in the west and China in the east. These are the countries which basically touches your Kyrgyzstan. Similarly, ताजिकिस्तान भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री है इसीलिए ये भी लैंडलॉक्ड है। और इसके अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें तो इसके, अब देखो ताजिकिस्तान, हमने कहा किर्गिस्तान के साउथ में ताजिकिस्तान, दोनों टच करते हैं तभी तो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके नॉर्थ में आ जाएगा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के नॉर्थ में है किर्गिस्तान, इसके साउथ में है अफगानिस्तान, अगेन वेस्ट में है उज़्बेकिस्तान, ईस्ट में है चाइना। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को टच करते हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, मार्क देम इन योर एटलस, राइट? ओके, मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट द एलिफेंट कंजर्वेशन। अभी रिसेंटली तमिलनाडु से ये न्यूज़ आई है कि तमिलनाडु की जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, दे हैव लर्नड द लैंग्वेज ऑफ एलिफेंट्स and this is mainly because of the calf rescue mission. पिछले 1 साल से तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 3 एलिफेंट काफ्स को रीयूनाइट कर चुका है विद देयर हर्ड, जो वो सेपरेट हो चुके थे इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। सो दिस इज़ द न्यूज़। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिफेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमने चीता डिस्कस किया था और सारी बिग कैट्स डिस्कस की थी। एलिफेंट की बात करें तो हमारे पास एशियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट है, दोनों में फ़र्क है। आप इमेज भी देख सकते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के जो कान होते हैं दे आर बिगर देन दी एशियन एलिफेंट, दे हैव स्मॉलर ईयर एंड इवन अफ्रीकन एलिफेंट का अगर आप शेप देखोगे ना ईयर का, तो वो भी कहते हैं अफ्रीका जैसा लग रहा है। ये देखो, दिस लुक्स लाइक एन अफ्रीका, द मैप ऑफ अफ्रीका। और एशियन का स्मॉल है और राउंडेड ईयर है। ट्रंक अगर देखें तो जो आपका अफ्रीकन होता है ना, उसकी ट्रंक पे से 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं फॉर ग्रास्पिंग, वेराज जो एशियन एलिफेंट है उसमें एक सिंगल फिंगर होती है फॉर ग्रास्पिंग। हेड में अफ्रीकन का सिंगल डोम होता है, लेकिन एशियन में 2 डोम होते हैं, जिसको ट्विन डोम बोल देते हैं। हाइट अफ्रीकन की ज़्यादा है, एशियन की कम है। वेट भी मेरे ख्याल है अफ्रीकन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एशियन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, अफ्रीकन बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, उसे कंपैरिजन में एशियन छोटा लग रहा है। ये छोटी सी पिक्चर सी आप याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वायरमेंट की क्लासेस में आप इनको पढ़ते भी हैं, बट याद रखेंगे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स भी आगे 2 तरह के हो जाते हैं। एक तो हैं अफ्रीकन सवाना, जिनको बुश एलिफेंट भी बोलते थे, जो कि ग्रास लैंड्स में रहते हैं, दे आर एंडेंजर्ड। दूसरे हैं फॉरेस्ट एलिफेंट्स, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इससे पहले IUCN ने दोनों ही अफ्रीकन एलिफेंट्स को वल्नरेबल कहा था, लेकिन अब उन्होंने इनको सेपरेटली लिस्ट किया है। देयर इज अ जेनेटिक एविडेंस कि ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। हैबिटेट अगर हम देखें तो अफ्रीकन एलिफेंट सवानाज में प्रेजेंट हैं और रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं। सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे भी एलिफेंट्स हैं, और जो आपका सवाना है सब सहारन रीजन में, वहाँ पर भी हैं। जो सवाना है दे आर लार्जर,
क्योंकि वो ग्रास लैंड्स में से होकर गुजरते हैं। इसीलिए इवन अगर आपको ज्योग्राफी आपने जब पढ़ी है तो आप देखते हो कि सवाना के जो ग्रास लैंड्स हैं उन्हें हम कहते हैं एलिफेंट ग्रासेस, है ना। वहाँ से याद रखेंगे कि अफ्रीका के सवाना में एलिफेंट ग्रासेस हैं और एलिफेंट भी है। ऑल्सो यू हैव अफ्रीका's एलिफेंट इन द फॉरेस्ट ऑल्सो, दे आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू द सवाना। एंड ये फॉरेस्ट में, अब देखो इतने लंबे तो होंगे नहीं ना, वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए दे कंपैरेटिवली स्मॉलर। ठीक है। फीचर्स, दे आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ, दे आर लार्जर देन द एशियन एलिफेंट्स ऑल्सो, एंड दे हैव लॉन्ग ईयर दैट वी हैव सीन। सेकेंड चीज़ ये है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स दे आर मेट्रियार्कल, सो दे लिव इन फीमेल लेड ग्रुप। इनके हर्ड को, इनके ग्रुप को फीमेल लीड करती है, एंड दैट मेट्रियार्क इज यूजुअली द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, राइट। तो ये एलिफेंट मेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है इनकी, मेट्रियार्कल है। एंड ऑल्सो द अफ्रीकन एलिफेंट्स दे आर कीस्टोन स्पीशी, वहाँ की इकोसिस्टम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है बिकॉज दे शेप देयर हैबिटेट इन मैनी वेज। आपने जब वो कौन सी मूवी थी वो मोगली वाली, जब वो मूवी देखते हैं शेर खान वाली, तो यू सी कि वो कहते हैं जब एलिफेंट आ गया तो आपको जंगल बुक, आपको सिर झुकाना है बिकॉज दे आर द शेपर्स ऑफ यू नो द इकोसिस्टम। सो याद रखेंगे इस चीज़ से। एशियन, अगैन एशियन कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट लैंड मैमल है। दे बेसिकली इनहैबिटेड सेम थिंग, फॉरेस्ट में भी है और ग्रासलैंड्स में भी है। एशिया की 13 कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है, जो कि आपके साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको मिलती है साइट्स के अंदर भी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू भी। ठीक है। इंडिया में एलिफेंट रिजर्व्स हैं, एक ऐसे एलिफेंट एरियाज़ मेनली जो कि आपको सेंट्रल इंडिया, साउथ वेस्टर्न जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, सम पार्ट्स ऑफ योर नदर्न इंडिया, वहाँ पे आपको एलिफेंट रिजर्व्स मिलेंगे। एंड वी आर सीइंग दैट इट अकर्स इन 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो इट वाज वेरिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 27,000 समथिंग। 2007 के कंपैरिजन में 2012 के कंपैरिजन में ये इंक्रीज़ हुई है। आपने याद रखना कि कर्नाटका में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय केरला। ठीक है। ये बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व्स हैं। मेनली ट्रेंड याद रखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, योर ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जहाँ पे जंगल हैं वहीं पे आपके एलिफेंट रिजर्व्स हैं, क्योंकि उनको जंगलों में रहना है। ठीक है। एंड ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 1992 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव भी सिंपल है कि हमें एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट को, उनके कॉरिडोर्स को मेंटेन रखना है। कॉरिडोर्स इसलिए बिकॉज एलिफेंट घूमते हैं, इनका एक रूट होता है, दे आर ऑलवेज ऑन दैट मूव, तो उनके कॉरिडोर्स को भी कंजर्व किया जाए और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम किया जाए, और जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं जिनको कैप्टिविटी में रखा जाता है उनके वेलफेयर को लेकर भी प्रोजेक्ट एलिफेंट में काम किया गया था। मेनली जिन स्टेट्स में एलिफेंट पाए जाते हैं वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। योर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अगैन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स और यूपी, दैट्स द ओनली नदर्न स्टेट जहाँ पे आपको एलिफेंट मिलेगा। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, दे ऑल्सो गिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं, ताकि प्रोजेक्ट एलिफेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सके और एलिफेंट कंजर्वेशन इंडिया में हो पाए। सो दिस वाज अबाउट द एलिफेंट कंजर्वेशन। सो आई थिंक वी डेल्ट विद द एलिफेंट इन द रूम। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।